बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साहब। आज का प्रोग्राम बहुत ही मज़े का होगा क्योंकि मैंने इसका टॉपिक ही ऐसे ढूंढा है जो आज तक किसी ने नहीं ढूंढा। अब पूछेंगे आप हमेशा अपनी तारीफ ही करे जाते हैं। अरे भाई, आप लोग कोई लिंक बनाए ऐसा जिसमें आपसी के मुंह से भी दो लफ्ज़ अच्छे सुन लूँ, ये तो हसरत ही रह जाएगी। मगर हसरत जो जो दिल में लिए हसरत चला जाता है ना, वो बहुत तंग करता है लोगों को। ये सोच लीजिएगा, आके कहता है भैया प्रोग्राम कैसा था। अब तो अच्छी चीख मार के उठोगे तो फिर पता चलेगा भाई उसी वक्त तारीफ कर देते तो आज ये वक्त देखना ना पड़ता। तो भाई ये तो होगा क्योंकि आप लोग खामोशी रखते हैं और खामोशी में रखने से यही नुकसान होता है। तो अब आज का जो प्रोग्राम है उसको आधा नाम बता देता हूँ। आधा नाम बताने से क्या का फ़ायदा होगा? अगर पूरा नाम बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, और नाम ना बताऊंगा तो और भी मज़ा आएगा कि जब मिल जाएगा आपको एक प्रोग्राम तब उसी से नाम आपको पता चल जाएगा। चलें बता देते हैं। कोई नहीं बताने से क्या फ़ायदा, मज़ा चला जाएगा। हमें बताने में कोई एतराज़ नहीं है। तो साहब हुआ ये जब बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे किस पे बोल रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा, आपकी भी तहकीकात हो जाएगी और आपने भी सुन लिया होगा। अब दुनिया में हर शहर में, दुनिया के हर शहर में, हर आबादी में, हर जो बस्तियां हैं, चाहे गोरों की हो या कालों की हो या किसी की भी हो, जहाँ इंसान बसते हैं, वहाँ एक रिवायती कहानी और एक रिवायती किस्सा चलता है जो सदियों पुराना होता है, लेकिन किसी के इल्म में नहीं होता ये क्या है, लेकिन वो इतना पॉपुलर हो जाता है कि वो हर जगह सालों चलता है, सालों पुराना होता है, सदियों पुराना होता है, और लेकिन वो लोग उसको नए नए रूप दे देते हैं और नए रूप बना के वो फिर ताज़ा दम हो जाता है। तो साहब इसी तरह से एक किस्सा हमारे माशरे काबिज पे है जो लैला और मजनू का है। अब आप समझ गए, ये लैला मजनू की कहानी है। जी हाँ, इसमें कहानी नहीं है, ये असल में एक जो रिवायत है उसको क्रिटिसाइज़ किया है कि भाई ये क्या चक्कर है, नाकाम हो गए तो कामयाबी भी मिल रही है, और कामयाबी भी ऐसी मिल रही है कि बरसों हो गए इस वाक़े को गुजरे हुए भी, लेकिन आज भी लोग याद रखते हैं। हम भी देखते हैं कि हम इसको कहाँ तक इसकी इनकी कोशिशों को समझें और कहाँ तक इनके मुखालफत में बोलें। लैला और मजनू। सब लैला जो है, मोहतरमा लैला साहिबा, अब तो मोहतरमा हो गई होंगी, अब होंगी भी नहीं यार, पता नहीं, मेरे ख्याल में तो फर्जी किस्सा है, और अगर फर्जी भी है तो बहुत अच्छा है, जो जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। तो लैला जो है वो अवाम जो है, एक रात होती है, अंधेरी रात, उसको अवामस की रात कहते हैं। मतलब एक गलती हो जाएगी हमारे बोलने में, ये हमने बहुत प्रैक्टिस की कि अवामस की रात में क्या होता है। ये अवामस की रात से ज़्यादा काली थी। अब सोचिए आप, एक खातून जो बेइंतहा काली थी, और उनका नाम लैला है, लैला कहते हैं रात को। और फिर जो अवामस की रात होती है वो इनसे मिला तो वो हार जाती थे कि बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग ब्लैक थी। और मजनू साहब जो थे, जिन पे फरेफ्ता हो गए थे, वो थे बहुत ही नाजुक तबीयत के, बहुत ही पतले दुबले, और ऐसा लगता था कि हवा ज़ोर की जलती होगी तो ये उड़ ना जाए। लेकिन जब आपने कभी फिल्मों में देखा होगा तो इनके कपड़े बड़े फटे होते थे, बड़े तार होते थे, और उसी में ये लहरा लहरा करके भागते फिरते थे रेगिस्तानों में, पहाड़ों पे, नहीं ऐसे कहाँ नहीं, जहाँ पे डायरेक्टर ने घुमा दिया वहीं घूम जाके। तो ये मजनू साहब के कपड़े फटे हुए क्यों थे, इसकी वजह भी हमने निकाल ली। लैला का एक कुत्ता था जो उनको बहुत अजीज़ था। सगे लैला तो बहुत मशहूर हुआ। लैला का कुत्ता जो था वो तंजिया बातों में किसी को कहने के लिए भी इस्तेमाल होता था। कोई आदमी किसी के साथ होता था तो उसको तंजिया कहते थे, इसकी हैसियत तो लैला के कुत्ते जैसी, हर वक्त पीछे पीछे फिरता रहता है। और लैला का कुत्ता इतना होशियार था कि 20 कदम 40 कदम से आगे मजनू को जाने नहीं देता था। मजनू के मायने हैं दीवाना, पागल नहीं, दीवाना खप्ती, यानी आधा नीम पागल या नीम खप्ती, जो ऐसे ही हो।
تو مجنو جو تھے اور لیلا کو تو اور کوئی مل رہا نہیں تھا، تو وہ مجنو کی طرف راغب ہوئیں، اور مجنو صاحب جو تھے وہ سوچتے تھے کہ بھئی اب تو میں باقاعدہ ذمہ داریاں اٹھاؤں گا، گھر بار بناؤں گا، لیکن کوئی حالات، کوئی خاندان کی جھگڑے اور کیا کیا ہوا اس میں، تو یہ ان میں آفت میں کوئی رابطہ نہیں رہا. تو یہ گلی گلی کوچے کوچے پھرتے تھے لیلا کو ڈھونڈتے ہوئے. ایک زمانے میں بڑا مشہور فلم آئی، تو وہ آج سے یار پتہ نہیں 30-35 سال پیچھے چلے جاؤ، زیادہ ہی اس سے، تو وہ ہم نے دیکھ لی. کالج کا زمانہ تھا، ہم نے کہا چلو لیلا مجنو دیکھ کے آتے ہیں. اچھے ہم سب گئے، تو وہاں ایک سین تھا کہ مجنو کو لوگ پتھر مار رہے تھے. وہ بیچارے زمین پہ پڑے ہوئے تھے اور پتھروں سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے. وہ پتھر آ کے ایسے لگتے بھی نہیں تھے، پتہ نہیں کہے کے بنائے ہوں گے. تو پھر لیلا ایک دم آئی اور گاتی ہوئی آئی. انہوں نے کہا پتھر سے نہ مارو میرے دیوانے کو. بڑے زور سے انہوں نے گانا گایا، پتھر سے نہ مارو میرے دیوانے کو. تو ہمارے یہاں ایک کلاس ہوتی تھی چھیانے والی، اس کے کمنٹ جو ہوتے تھے نا وہ ایسے ہوتے تھے کہ اس کو دل چاہے اس کو جا کے شاباشی دے آؤ. تو وہ آئی اور آتی انہوں نے فل اسکرین پہ وہ آئیں اور کہنے لگی پتھر سے نہ مارو میرے دیوانے کو. تو آگے سے آواز آئی تو کیا گولی مار دیں؟ وہ ہوا ایک کہا لگا پورا ہال میں کہ ان کی، اور آواز بھی اس کی اتنی شارپ تھی کہ سارے ہال میں گونج گئی، کیا پتھر سے مار دیں کر کے جو انہوں نے کہا. بس اس کے بعد وہ ہنسی آئی کہ ساری دنیا ہنس رہی تھی، اور وہ لیلا جو گانا کی اس کی مٹی پلیت ہو گئی. لیکن معاشرے میں ان کا ایک مقام ہے. اور آج ہم نے سوچا کہ یہ داستانیں ہیں، ان کو جمع کریں گے. تو ہم نے کہا پہلے ایسی داستان کو جمع کرو جو کہ ہمارے ہی زمانے کی ہو، اور نہیں ہمارے زمانے کی نہیں، ہمارے علاقے کی ہو. ہمارے زمانے کی کہاں تھی؟ بقول شخص اسی دور میں جب یہ بات ہو رہی تو ایک نے ہم سے پوچھا جناب آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ اب میں ان کو کیا جواب دیتا ہے یار، یہ اکثر لوگ ایسا بے تکا سوال کرتے ہیں. میں نے کہا جی عمر کا تو پتہ نہیں، لیکن جب میں ذرا سا سمجھدار ہوا تو میں نے جب دیکھا تو سب لوگ کپڑے پہنتے تھے. یعنی میرے دور میں میرے دور سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے لوگوں نے کپڑے پہننے شروع کر دیے تھے. کیونکہ حضرت آدم کے بعد میں وہ ان کا خیال تھا کہ میں حضرت آدم کے رشتہ داروں میں سے ہوں. میں نے کہا بھائی پیدل چلنا حضرت آدم نہیں سکھایا تھا، انگلی پکڑ کے میں ان کے ساتھ ہی پہلی دفعہ باہر گیا تھا. خیر یہ تو حضرت باقی کے ساتھ ایک چھوٹا سا قصہ بھی یاد آ گیا. تو سب لیلا جو تھی ان کے بارے میں آپ نے کوئی تھوڑا بہت جان لیا. یہ بھی جان لیا مجنو صاحب جو تھے وہ صحت میں بھی کمزور تھے، اور عقل سے تو کیا کہیں، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اور اب آپ کو اس کے بعد ہم کیا ایک اور ہم نے نکالا تھا چھوٹا تھا، یہی اسی نسل کے لوگوں کا، وہ تھا شیریں فرات. واہ کیا بات نکال دی، شیریں فرات. اور ان کا تعلق جو ان کے سے ملا یہ ایرانی کے تھے تقریباً. تو ان کے بارے میں ایک مثال بھی مشہور ہے صاحب. وہ عشق جو ہے زرنیسٹ عشق کہتے ہیں. یعنی اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو عشق کریں نہ بھول جائیں. کیوں اب تو نام یاد آ جائے گا آپ کو، ہو گیا ہوگا. اب اس کا نام ہے کیونکہ وہ ختم ہو گیا، اب یہ آ گیا زرنیسٹ عشق کہتے ہیں. اس کا نام تھا کہ کیا نام تھا بھائی، اب ہم بھی بھول گئے. لیلا کے نام میں چکر میں آ کے عشق خلل ہے دماغ کا. یعنی عشق خلل ہے دماغ کا، یعنی ہے کچھ نہیں، دماغ ہی ایسا ہوتا ہے جس میں خلل آ جائے تو وہ عاشق ہو جاتا ہے. یہ خلل ہے دماغ کا، اور یہ دماغ کی صورت بھی آپ کو پتہ چل جائے گی، پتہ ہو گئی ہوگی. خلل ہی تھا دماغ کا. مجنو کی کیفیت دیکھیے، لیلا کا حسن دیکھیے تو آپ کہے کہ یہ واقعی میں آپ سے ہی کہہ رہے ہیں خلل ہے دماغ کا. خیر واپس ادھر چلتے ہیں یہ اپنے شیریں فرات کی طرف. شیریں فرات کی جب ہوئی تو اس پہ ان کے قبیلے نے، والدین نے، جس نے بھی شرط لگا دی کہ جو پہاڑی ہے اس کو توڑ کے پھاڑ کے اس میں سے نہر نکال دو تو پھر شیریں تمہاری، ورنہ تم بھول جاؤ.
साहब वो भी आए, शीरी भी आई, उन्होंने जल्दी से कोशिश की कि जल्दी जल्दी काम हो, तो उन्होंने उनको एक कुदाल या तेईसा कह लें या कुदाल कह लें, वो ला के दिया और इनको वही फ़ौरन ही पहाड़ पे चढ़ गए और पहाड़ पे दे खुदाई करते रहे। अब पहाड़ से एक आदमी एक खुदाई कब तक करेगा भाई? वो खैर वो तो उनको तो दुनिया से कुछ आता नहीं था, वो तो बस ये कहते थे जल्दी से मैं खोद दूँ और नहर निकल आए तो और सब कुछ काम सही हो जाएगा। खैर वो खोदते रहे और जब खोद चुके तो वो बिल्कुल ही ज़मीन पे आने वाले थे तो शीरी को भी पता चल गया, वो भी भागती दौड़ती आई। और ये पता तो सब कुछ था, ये उन्होंने कुदाल जो थी वो अपने पास ही रखी। शीरी ने उनको आसरा दिलाया, हिम्मत दिलाई और बात शुरू की। लेकिन इनके पास जो था एक बच्चा गोद में था शीरी के, तो शीरी के लिए इन्होंने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने शीरी ने कहा बेटा मामू को सलाम करो। ये उन्होंने क्या कहा तुमने? मैं कह रही हूँ मामू को सलाम करो। कहने तुम कुछ और कह देती तो बर्दाश्त होता। ये मामू को सलाम कहो, ये मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त होने का। सुनो तो सही भाई, ऐसा बुरा मानने की क्या बात है? कह रहे कि मैं पहाड़ से खोद के ज़मीन पे आ गया और तुम कह रही हो मामू को सलाम करो, लानत है ऐसी ज़िंदगी पर। और ये कह के उन्होंने तेशा अपनी खोपड़ी पे, कुदाल अपनी खोपड़ी पे मार दिया और वहीं टैपटास हो गए। ये इनका ट्रेजेडी हो गई, उनकी भी ट्रेजेडी हो गई। तो ये था किस्सा इनका। इन्होंने कुदाल मारा सर पे और गिर गए और ये कह गए कुछ और कह देती तो काबिल बर्दाश्त था, मुझे मामू कैसे कह दिया तुमने। तो भाईजान वही अभी तक है किस्सा यही। कभी कोई बात होती है तो कहने में मामू बना दिया कहते हैं एक मिसरे में लोगों के कि उनको मामू बना दिया, यानी बेवकूफ़ बना दिया। तो लोगों ने शीरी को भी नहीं छोड़ा और उसको भी कह दिया शीरी ने मामू बना दिया। वो मामू जैसे वो समझ ना पाए और आए इस दुनिया से रोते गाते चले गए। अब ये दो किस्से हैं जो छोटे छोटे हैं और ये समझ लीजिए कि ये एक हकीकत की जो पर्दा पड़ा हुआ था उसको उठाने की कोशिश की है कि भाई ये कुछ नहीं है, कोई नहीं है, ये है खलल दिमाग का। अब देखिए एक में तो वो था, दूसरे में ये था। उसने कह दिया ये तो मामू है, वो उन्होंने मार अपनी जान कुर्बान कर दी। ये क्या बात है? यही है खलल दिमाग का। और इससे जब तक बचते रहो, ये बिल्कुल काबिल भरोसा बातें नहीं होती और बड़ी रुकावटें होती हैं। जो माँ बाप कहते हैं वो मान लो और सेहतमंद हो की तरह से कर लो शादी पर, कितना क्या ज़रूरत है इस खलल दिमाग का। हमने कह दिया, समझा दिया और समझने वाले समझ गए होंगे। और अभी भी और दुनिया के बहुत सारे लोग हैं जो ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे, वो भी इंशाल्लाह फ़ायदा उठाएंगे हमारी बात से। और ख़ासा जवान तबका तो को ज़रूरत है समझने की और समझाने की। अब इसके साथ ही प्रोग्राम का टाइम ख़त्म ही हो गया होगा, चाहे घड़ी नहीं रही हमारे पास, लेकिन हम पता नहीं क्या हुआ, टाइम ख़त्म हो गया। लेकिन अब दूसरा प्रोग्राम जो आएगा वो फिर इंशाल्लाह आएगा, तो ये अपने वक्त पे पहुंच जाएगा, आपको मिल जाएगा और इसके बारे में राय दीजिएगा। और अगर आप राय नहीं देंगे तो हमने आपको बता दिया आपके साथ क्या होगा वो भी सुन लिया था आपने कि भाई फिर यही होगा कि ये जो आदमी कोई तमन्ना लेके चला जाए तो वो तमन्ना वापसी कबूल वाले के लिए दुनिया में एक दफ़ा हर जगह जहाँ जिसने ज़्यादा शोर किया उसको वो उठाएगा। 3 बजे आ गया भैया ये बताओ प्रोग्राम कैसा था। अब अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते।